नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दिस इज पार्ट 2 वीडियो। ऑलरेडी हमने एक पार्ट कवर कर लिया है। यहाँ पे हम क्या क्या कवर करेंगे मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसा स्क्रू जैक है, फ्रिक्शन है, लॉ ऑफ मशीन है, इस तरह से कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलमोस्ट हमने सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है मैकेनिकल वाला, तो आप जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं और मुझसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं पूरी कंप्लीट जेएसएससी जेई जनरल जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल तीनों का। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैसेज कॉल नहीं करना है, मैसेज करिएगा। और डेमो मैंने टेस्ट सीरीज की लगा दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल क्या है? अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि एक फोर्स है जो कि मोशन के अपोजिट में लगती है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चा वाला ये। ठीक है, मतलब कि एक बॉडी है इस तरह से, और इस तरह से आप इस पे फोर्स लगाओगे। इस तरह से मान लीजिए आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। मतलब कि आप इधर से वो जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगी, इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगी। ये तो हो गया बच्चा वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं जब भी फ्रिक्शन पढ़ाता हूँ तो एक कंसेप्चुअल प्रश्न हमेशा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो जो धुरंधर यहाँ पे बैठे होंगे, मेरे चैनल पे काफी धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये जो है फ्रिक्शन को शो कर रहा है, मतलब बता रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। ये सरफेस है, इसके ऊपर एक व्हील इस तरह से घूम रही है, मतलब आप समझिए साइकिल का व्हील है। अब ये मान लीजिए सामने की ओर मूव कर रहा है। आप बताइए कि फ्रिक्शन किधर होगा? सामने की ओर मूव कर रहा है। बच्चे तुरंत टिक लगा देंगे इधर फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल गलत है भाई, फ्रिक्शन इधर नहीं होगा। ठीक है, सामने की ओर मूव करना, आपका कंसेप्ट अभी क्या है कि सामने जा रहा है पीछे फ्रिक्शन। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। ये नहीं चलेगा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रिक्शन का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि कहाँ पे जो है कांटेक्ट हो रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये व्हील है। आपको ध्यान से देखना है ये वाला जगह जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे व्हील जो है वो टच कर रही है सरफेस को, वहां पे मोशन कैसा है, किस तरफ है, वो देखना आपको। तो मैंने कहा ये सामने की ओर जा रही है, इसका मतलब वो इस तरह से घूम रही होगी। राइट, इस तरह से घूम रही होगी, मतलब कि ये क्लॉकवाइज घूम रही होगी, तभी वो सामने जा रही है। राइट, अब देखिए क्लॉकवाइज जब घूमेगी तो आप यहाँ पे ध्यान से फोकस करिए कि ये इधर जा रही है ना, इस तरफ जा रही है। राइट, तो मतलब इधर जा रही है, तो इधर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर होगा, मतलब फ्रिक्शन इधर। तो फ्रिक्शन को हम लोग सरफेस में दिखाते हैं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर। देखिए सामने ऑब्जेक्ट जा रही थी, फ्रिक्शन भी उधर ही, तो रोलिंग फ्रिक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और अगला सवाल क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इंक्लिनेशन वाला दिखाया है, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, फिर टफ पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, मैं जरा चेक कर लूँ कि यहाँ पे हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है, मैं वीडियो शूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए जो लग रही होगी, और जस्ट ये बॉडी जो है स्लाइड करने के लिए बिगिंस कर रही है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर, मतलब अभी स्लाइड हो नहीं रही है, जस्ट बिगिन कर रही है, स्टार्ट कर रही है, तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बक्सा रखा हुआ है बहुत भारी सा, आपको कहा गया एक बाबू एक काम करो इसको खिसका दो, तो आप पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं? नहीं खिसक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, बट हो नहीं रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रही है, मतलब कि इसको आप ऐसे करके खींच, मतलब कि धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये हट नहीं रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रही है विच कम्स इनटू प्ले। ठीक है, व्हेन बॉडी बिगिंस जस्ट टू स्लाइड। ठीक है, तो ऐसा हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए बात? चलिए यहाँ पे अगला सवाल है हमारा क्या? अगला सवाल है द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज। तो जब रेस्ट में रहेगी उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया था कि एक बॉडी है, आप उसको धक्का मार रहे हैं मगर वो हट नहीं रही है, यदि ऐसा है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। अब ये डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ?
डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई मोशन में ऑब्जेक्ट हो तब फ्रिक्शन जब लगी, मान लीजिए एक टायर घूम रही है इस तरह से, एक व्हील घूम रही है रोड के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये जो रेशियो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन की, वो क्या होती है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा जो है वो डायनेमिक से ज्यादा होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। इसका मतलब है स्टैटिक टू डायनेमिक आप करिएगा तो इसकी जब वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा बाई कम करिएगा तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा बाई कम करिएगा तो हमेशा जो है एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। जैसे 5/4 करिए तो डिवाइड करिएगा तो एक से ज्यादा ही आएगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज, एक फ्रिक्शन है एक बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है जब ये मोशन में रहेगी तो हम क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, ऑलरेडी हमने बता दिया। नेक्स्ट सवाल हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, तो हमने बोला ग्रेटर होती है डायनेमिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट फ्रिक्शन इज नोन एज। अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हमने मान लीजिए ये सरफेस में रखी हुई है, इधर से हम लोग जो है एक फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन इधर काम करेगी F, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो नीचे की ओर काम करेगा। हमेशा जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ठीक है, वेट, क्योंकि जो धरती माता हमें जो खींच रही है ना उसे ही हम वेट कहते हैं। वेट का मतलब mg, ठीक है, या तो इसको आप mg लिखिए या तो w लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। और वेट जब नीचे की ओर दबेगी तो ये हमारी तो जो धरती माता है वो उसको चाहेगी कि ऊपर की ओर पुश करे, क्योंकि धरती वो नीचे, धरती पे ये ऐसे रखी हुई है ना, तो धरती पे रखी हुई या किसी भी जगह पे रखी हुई हो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसे आर या एन से डिनोट किया जाता है। समझ गए बात? एक सवाल पूछा जाता है, क्या नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हमेशा होती है? कभी नहीं, हमेशा बराबर नहीं होती, ठीक है। ये तो इस कंडीशन में बराबर हुई है, ठीक है, ये गलती में कभी नहीं रहिएगा कि बराबर होती है, हम आगे दिखाएंगे कैसे बराबर नहीं होती है। तो फोर्स हमने यहाँ लगाया, फ्रिक्शन इधर लगी, इतना तो हमें पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि रिजल्टेंट कैसे होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और जो फोर्स लग रही है, जैसे हमने यहाँ पे इसको अच्छे से डायग्राम में दिखाया। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और मैंने बोला कि यहाँ से ये आप पुल कर रहे हो, इधर से खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, पुल कर रहे हैं इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला मैंने दिखाया है, और वेट नीचे की ओर दिखाई, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके बीच में एक रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ये निकाली गई, ये वाला जो ओसी आप देख पा रहे हैं, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का रिजल्टेंट है, ठीक है। चलिए अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम करते क्या है, तो हम एक पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अभी काम क्या है, हमारा काम क्या था, हमारा सवाल पूछा गया था कि एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट फ्रिक्शन रिएक्शन इज, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज, यहाँ पे फोर्स इज कर दीजिए, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपने निकाला है, ये वाला रिजल्टेंट जो है ओसी है, वो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इस तरह के टर्म आएंगे, तो एक एक करके समझते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्या कहा, नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट के साथ जो रिएक्शन एंगल बनाता है, जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो फाई से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल है हमारा। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, म्यू इक्वल टू tan थीटा जो निकाला हमने, ये कैसे निकाला है, मतलब कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों के बीच में क्या मतलब कि रिलेशन है। नया नया टर्म आपने सुना होगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक टर्म को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे आप tan थीटा निकालिएगा तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, और ये वाला बेस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो थीटा के साथ जो लगा होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो दूर में 90 डिग्री का बना होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC बाई, क्या लिख सकते हैं, तो बेस हो जाएगा AO। तो AC का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, यही ना ये है वाला है, क्योंकि हमने बना दिया है यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का मतलब है ये O से लेकर यहाँ तक जो है, ये वाला जो है वही डिस्टेंस ना, यहाँ पे एक ही ना बात हुआ,
तो वही बात है कि फ्रिक्शन इधर है तो फ्रिक्शन ये भी होगा, तो हम कहेंगे इसको कि ये एफ हो गई, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन बाय एओ। एओ का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, इसको आर या एन लिख सकते हैं। तो ये हो गई tan थीटा इक्वल टू एफ बाई आर। क्या हो गई, एफ बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। एफ बाई आर का मतलब क्या होता है, म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। म्यू इक्वल टू tan थीटा। अब म्यू इक्वल टू क्यों हुआ ये म्यू, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, हमारी जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो वही हमने बोला कि यहाँ पे tan थीटा और एफ बाई आर चूंकि आया था, हमें पता है कि एफ बाई आर का मतलब होता है, या एफ बाई एन कहें या आर कहें, एक ही बात है, म्यू होता है, तो हमने लगा दिया म्यू। तो म्यू इक्वल टू हो गया tan थीटा। समझ गए बात। तो tan थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और म्यू क्या है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस, मतलब दो सरफेस है, मैटिंग सरफेस है, दोनों के बीच में वो फ्रिक्शन को बताएगी। ठीक है, क्या बताएगी, फ्रिक्शन को बताएगी, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। इसका वैल्यू ऐसे होगा 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से वैल्यू इसका होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। एक मान लीजिए इस तरह से एक हमने इसमें कुछ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसे रखा है तो ये स्लाइड कर रही है, ये वाला जो पेंसिल है, मतलब कि जो कलर बॉक्स है, ये क्या स्लाइड कर रही है, नहीं कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके थोड़ा सा इंक्लिनेशन करेंगे, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये हम लोग ऐसे करके इंक्लिन करेंगे, इंक्लिनेशन करेंगे करेंगे करेंगे। देखिए अब स्लाइड करने लगी, जहां से ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, जहां से, मतलब ध्यान से सुनिए फिर से। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अभी स्लाइड नहीं करी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मतलब इंक्लाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ एंगल बना रही है, नीचे में एंगल बना रही है। ये देखिए अब स्लाइड करना स्टार्ट हुई, जैसे ये स्लाइड करना स्टार्ट होगी, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, मैं जरा दिखा दूं इसको थोड़ा सा पेन से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके बीच, ठीक है, यहाँ और यहाँ जो बन रहा है एंगल, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, देख पा रहे होंगे तो, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ऐसा वाला एंगल, यही एंगल है एंगल ऑफ रिपोर्ट। समझ गए बात। तो यहाँ से कई सारे कंसेप्चुअल सवाल बनेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे, और यहीं पे बच्चा फंस जाता है। देखिए हमने कहा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल सा है, देख के आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मतलब कि कैसे कैसे बना दिए, कुछ नहीं है, फालतू वाला है, कुछ नहीं, एक बार सीख जाएंगे तो कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने प्लेन बनाया था ना, यही ना बनाया था कि एक इंक्लिनेशन है, यही तो अल्फा है, जो हमने बोला कि जिस एंगल पे ये था ऐसे करके, यही वाला जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे एक यहाँ पे कलर बॉक्स हमने रखा था ना, तो कलर बॉक्स की जो वेट है वो मैंने हमेशा बताई है कि वेट हमेशा वर्टिकल नीचे डायरेक्शन में काम करती है, मतलब ये mg हो गया। और mg जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आप ऐसे करके, हमने जो है पिछले वाले क्लास में बताया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि जब वेट नीचे की ओर काम करेगी तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक इधर निकालिएगा और एक इधर, 90 डिग्री में हमेशा निकालता है दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और ये हो जाएगी, और अल्फा से जो दूर वाली, एंगल से जो दूर वाली होती है उसे हम साइन लेते हैं, हमेशा मैंने कहा है, पिछली क्लास में भी कहा था। तो mg साइन अल्फा हो गई है। इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा, ये तो आप समझ रहे हैं, तो वही हमने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर दिखाया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये नीचे की ओर जा रही है। अब यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नीचे की ओर स्लाइड होना जस्ट स्टार्ट हो रही है। यदि स्लाइड होना स्टार्ट करेगी, मतलब स्लाइड होगी नहीं, स्लाइड होना स्टार्ट हो रही है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। अल्फा से जितना आप बढ़ाइएगा तब नीचे गिरेगी, अल्फा तक वो गिरेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चूंकि नीचे आने का प्रयास करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर आ रही है, और ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा, इधर होगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन का हमने यहाँ पे इसका कंसेप्ट दिखा दिया एफ आर। समझ गए बात। तो इस चीज को याद रखेगा। तो mg साइन अल्फा, mg कॉस अल्फा हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये mg कॉस अल्फा ये नीचे की ओर काम कर रहा है, और इसका ऊपर जस्ट उल्टा में देखिए तो क्या है, आर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आर इक्वल टू mg कॉस अल्फा होगा। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि दोनों बैलेंस होती है, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे उतना ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों बैलेंस है, तो आर इक्वल टू आप mg cos अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो है बन गया cos अल्फा, ये वाला इक्वेशन बन गया दूसरा वाला। उसके बाद जो पहला वाला इक्वेशन है वो कैसे निकलेगा, एफ आर, देखिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, हॉरिजॉन्टल में आप ये करिए, हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं, तो वर्टिकल वाला हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो ये mg sin अल्फा के बराबर हो जाएगी, mg sin अल्फा के बराबर, तो वही mg sin अल्फा के बराबर होगी। और उसी को हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 बाई 2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एफ आर बाई आर होगा, और mg mg कटम पुट इन, तो साइन बाई कॉस tan अल्फा, तो tan अल्फा की जगह में एफ आर बाई आर, हमें पता है कि एफ आई बाई आर इक्वल टू म्यू होता है, हमने अभी बताया था, तो tan अल्फा इक्वल टू जो है ये भी म्यू होता है, बट ये लिमिटिंग के केस में होता है। ठीक है, चलिए, तो एंगल ऑफ रिपोज हमने समझ लिया, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑफ वेट W ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज W sin थीटा हो जाएगा। मिनिमम फोर्स एक रिक्वायर्ड जो है स्लाइड करने के लिए बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें कितना लगेगा W sin थीटा, तो मैंने इसमें पूरा दिखाया है। ये राम कहानी यदि मैंने फिर से स्टार्ट कर दी तो बहुत लेंदी आपको लगेगा, बहुत आसान है, जैसा कि हमने अभी बोला था ना, उसी तरह से आपको निकालना है। एक इस तरह से रफ जो है एक बॉडी रखी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ही ये रखी हुई है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके, तो बोला गया है कि मिनिमम क्या यहाँ पे क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या सवाल देख लीजिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड ऑफ बॉडी, तो स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, तो वो W sin थीटा रट्टा मान लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, तो आपको करना क्या है, एक पुल करना है, ऐसे करके आपको ऐसे खींचना है, मतलब कि मान लीजिए ये मैं बता दूं, जैसे ये बॉडी है, तो हम यहाँ से ऐसे करके इसको उठाने का प्रयास करेंगे ऐसे एक एंगल के साथ, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया P एंगल के साथ, और वो थीटा बना रही है इस हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये P होगा, तो P का हमें पता कि ब्रेक करना पड़ेगा, एक इधर एक इधर, तो ये P कॉस साइड कॉस थीटा होगा क्योंकि थीटा के बेस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये दूर है तो ये हो जाएगा P sin थीटा। तो इस तरह से R प्लस P sin थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यदि हॉरिजॉन्टल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा P sin थीटा इस तरफ है, सॉरी P cos थीटा है, P cos थीटा, P cos थीटा है, ठीक है इधर, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर एल। ठीक है, क्यों, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं ये वाला वैल्यू। ठीक है, यही होता है आपका, मगर यहाँ पे पूछा गया था मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम का मतलब है W sin थीटा हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, समझ रहे बात, तो मिनिमम का मतलब समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा, अ फोर्स विल बिगिन टू मूव डाउन an inclined plane if the angle of inclination of the plane is तो greater than angle of friction। a force, अब body will begin to move down begin होगा, ठीक है, an inclined plane, एक inclined plane में, if the angle of inclination of the plane is, यदि उससे ज्यादा हो जाए, तो कई बार ऑप्शन में आपको इक्वल टू वाला ऑप्शन में दिखेगा, फर्क है, प्रश्न में फर्क रहेगा। यहाँ पे बोला है बॉडी बिगिन करेगा गिरने में, बिगिन यदि कर रहा है, और यही वाला यहाँ पे टर्म क्वेश्चन में लिख दे, टेंड्स टू टेंड्स टू टेंड्स टू डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में टेंड्स टू यदि लिखा हुआ है मतलब जाना चाहता है बट गया नहीं है, उस कंडीशन में यदि आप लिखेंगे तब हो जाएगा इक्वल टू का ऑप्शन सही। मगर यदि पूछा गया बॉडी विल बिगिन टू मूव, मतलब बिगिन हो चुका है, नीचे जाएगा ही वो, कुछ कर लीजिए आप, कुछ जो है उपाय नहीं आपके पास, उस कंडीशन में आप कहेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होती है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए। समझ के बाद चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, the body of weight W is required to move up on a rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha, the effort जो applied होगा parallel to the plane is, parallel to the plane का मतलब इसके पैरेलल जो है आपको कितना एफर्ट लगाना होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, P इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, ये भी बच्चा वाला है, कुछ है नहीं, आपको टफ देखने में लग रहा है कि रिजोल्यूशन सीख जाएगा, तो कुछ नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा, जो मुझसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तो आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए देगा नहीं, इसलिए आपको रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे निकालने का समय नहीं है। अगला सवाल, एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी डाउन, तो डाउन में आप जाना चाह रहे हैं, डाउन में जाना चाह रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला आंसर होगा, ठीक है, और यदि अप में जाना चाहते हैं तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है।
तो दोनों में क्या फर्क है देखिए, दोनों में प्लस माइनस का फर्क मिलेगा आपको, ठीक है। नीचे वाला W साइन अल्फा माइनस फाइव है और यहाँ पे अल्फा प्लस फाइव है, तो ये दोनों में अंतर यही है, ठीक है। अल्फा माइनस है वहाँ, यहाँ पे प्लस है, यही अंतर है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए मैंने पूरा दिखा दिया इसमें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या देखा, F/R देखा, ये R का मतलब नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का ये रेशियो होता है। तो देख लीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो ये वाला हमने दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लोग समझते हैं कि एरिया पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, कभी नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वो सरफेस रफ है या स्मूथ है, ठीक है, कैसा है। नेक्स्ट सवाल हमारा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द प्लेन विल बी मिनिमम इफ इट मेक्स एन एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, प्लेन में ऊपर की ओर जा रहा है, विल बी मिनिमम, मिनिमम होगा, ठीक है, इफ इट मेक्स एन एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन इक्वल टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बराबर यदि इसकी जो है एंगल हो जाए तो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज, क्या होती है, तो इंक्लाइंड प्लेन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, द रेशियो ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन टू द एफर्ट रिक्वायर्ड कंसीडरिंग फ्रिक्शन। तो एक मतलब कि आपने एफर्ट लगाया जब फ्रिक्शन नहीं था, मतलब समझिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, मान के चलिए ये जो सरफेस से आप लेके जा रहे थे उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसमें जो यदि बिना फ्रिक्शन का आपने कितना एफर्ट लगाया, थोड़ा कम लगेगा, और फ्रिक्शन यदि उसमें है तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, धक्का ज्यादा जोर से देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज करती है, आपको पता है। तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन का जो फोर्स लगा रहे हैं बाई फ्रिक्शन का जो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का जो डिवीजन होगा, जो रेशियो होगा, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो इसकी वैल्यू आप यदि निकालेंगे तो 1 से कम होगी, क्यों, क्योंकि आप लगा रहे हैं जो फ्रिक्शन के बिना, ध्यान से सुनिए, नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन में आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो डेफिनेटली कम होगी, राइट। तो कम ऊपर ज्यादा नीचे, कम ऊपर ज्यादा नीचे, तो ज्यादा से डिवाइड करोगे तो कम ही होगा ना वैल्यू, तो 1 से कम होती है इसकी वैल्यू। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी जो है इंक्लाइंड प्लेन की 1 से ज्यादा होती है, कम होती है, कम होगी। नेक्स्ट सवाल हमारा, तो एफिशिएंसी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट सवाल हमारा, लैडर, अब लैडर फ्रिक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड में जो एक लैडर इस तरह से रखा हुआ है, दीवार में ऐसे करके लगा हुआ है और दीवार में ऐसे करके फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रफ वर्टिकल वॉल है। अब बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट, फोर्स कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए, ये जो सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे, इसमें फ्रिक्शन है और इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। इसका मतलब जो नीचे है, नीचे जमीन में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी, हालांकि ये होता नहीं है, मगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि जमीन फ्रिक्शन लेस है, ऐसा सवाल बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग मान के ही चलते हैं फिजिक्स में। अब यहाँ पे देखिए, बोला यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट, फोर्स किसमें काम करेगा, टुवर्ड्स द वॉल एट इट्स अपर एंड, अपर एंड में काम करेगा, ऊपर की ओर बोल रहा है, तो ये वाला पूछा गया। उसके बाद डाउनवर्ड एट इट्स अपर एंड, डाउनवर्ड की ओर काम करेगा, किधर काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो लैडर लगी हुई है, मतलब सीढ़ी जो लगी हुई है दीवार के साथ, ये डेफिनेटली जब फ्रिक्शन है तो ये नीचे की ओर खिसकना चाहेगी, ठीक है। जैसे आप इसमें चढ़ेंगे तो सीढ़ी क्या ऊपर जाएगी क्या, सीढ़ी में आप चढ़िएगा तो क्या सीढ़ी ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, ये सीढ़ी ऐसे चल जाएगी ऊपर, जाएगी कभी नहीं जाएगी, वो तो जाएगी नीचे ही ना, तो नीचे जाने की ओर प्रयास करेगी, तो नीचे की ओर फ्रिक्शन मतलब मूवमेंट होगा नीचे की ओर, तो नीचे मूवमेंट फ्रिक्शन ऊपर, नीचे मूवमेंट फ्रिक्शन ऊपर, समझ गए बात, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, समझ गए बात। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ मूव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवार्ड एट इट्स अपर एंड, अपर एंड में अपवार्ड की ओर फ्रिक्शन लगेगा, तो यही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए ये मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट सवाल हमारा, अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लीन्स अगेंस्ट, देखिए अब क्या है, यहाँ पे एक लैडर को रखा गया है रफ ग्राउंड में, रफ ग्राउंड है और यहाँ पे अब वॉल को बना दिया है फ्रिक्शन लेस, ठीक है। अब बोल रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में काम करेगा, बोल रहा है यहाँ पे क्या काम करेगा, तो यहाँ पे जो है अपर, अपवार्ड एट्स अपर एंड, तो अपवार्ड में काम ही नहीं करेगा, अपर एंड में काम करेगा फ्रिक्शन, यहाँ तो स्मूथ है, स्मूथ है तो ये दीवार में कोई फ्रिक्शन नहीं काम करेगा, मतलब ये वाला गलत है। डाउनवर्ड एंड अपर, ये भी गलत, अपर एंड में डाउनवर्ड बोल रहा है,
अपर एंड में काम ही नहीं करेगा जब फ्रिक्शन जो है दीवार में है ही नहीं। नेक्स्ट 0 एक्सिस अपर एंड, तो ये वाला सही लग रहा है क्योंकि अपर एंड में कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड इज। तो स्क्रू जैक आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड इज गिवन है। तो लिफ्ट जो करते हैं लोड को, मतलब गाड़ी का चक्का उठाना, मान लीजिए गाड़ी उठाना, पंक्चर हो गया, आपने क्या किया, गाड़ी जो है यहाँ पे पंच जो है एक बनी मतलब है, आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्रू जैक लगा दिया ऐसे करके, और यहाँ पे जो है लीवर से कर करके आपने गाड़ी को उठा दिया। अब यहाँ पे स्क्रू जैक लगी हुई है, तो यहाँ पे एक तो स्क्रू जैक, यहाँ पे स्क्रू जैक बोला है मतलब स्क्रू घुमाने वाला जो जैक होता है, ऐसे टर्निंग वाला जो जैक होता है, ठीक है, इस टाइप की कुछ उसकी मतलब की होती है, शेप में दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक हेलिक्स रहता है, मतलब इस तरह से स्क्रू रहता है, और यहाँ पे लोड जो है रहता है, ठीक है। और जैसा ही आप इसको घुमाएंगे ये जो है घूमते रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रहती है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्रू इधर से रहेगी, राइट, इधर से नहीं रहेगी, ये स्क्रू इधर से रहेगी, इधर से, राइट। आप यहाँ पे स्क्रू घुमाएंगे तो ये घूमते रहेगी, ऐसे करके ये घूमते रहेगी और ये उठती रहेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लोड रहेगा, आप यहाँ पे लोड दे सकते हैं W। यहाँ पे पूछा गया है स्क्रू जैक में एफर्ट जो रिक्वायर्ड होता है लोड को ऊपर उठाने के लिए वो कितना होता है। तो याद रखिएगा P इक्वल टू W10 अल्फा प्लस 5 होता है। यहाँ पे जो W है वो लोड डिप्लेट है, कितना आप उठा रहे हैं, और अल्फा है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल का मतलब क्या होता है मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया हेलिक्स एंगल का मतलब, नीचे यहाँ पे चलिए है नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बना ही देता, डायग्राम ही बना देता। देखिए अब मान लीजिए इस तरह का स्क्रू है ना, तो ये वाला जो आप देखते हैं, ये वाला, ये हेलिक्स एंगल होता है, ठीक है। इसके पैरेलल यदि आप बनाएंगे तो हेलिक्स एंगल होगा, और यहाँ पे मैंने दिखाया इसको इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से मैंने दिखाया, ये जो अल्फा देख रहे हैं ये हेलिक्स एंगल को दिखा रहा है। मैं आगे और भी एक डायग्राम बनाया हूँ, उसमें मैं अच्छे से दिखाऊंगा आपको ताकि आराम से दिक्कत ना हो। उसके बाद अल्फा जो है, सॉरी, ये जो फाई है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बता रहा है, ये जो फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बताया हुआ कैसे बनाना है, आपको देख सकते हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, मतलब कि बनाने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बताया नोट्स कि फ्रिक्शन आप नेग्लेक्ट करेंगे तो देन फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इन दिस केस P0 इक्वल टू W10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी स्क्रू जैक जो है वो इतनी होती है, आपको याद रखनी है। उसके बाद एफिशिएंसी स्क्रू जैक मैक्सिमम होती है अल्फा इक्वल टू इतना जब होगा तो, उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है स्क्रू जैक का इतना होता है। तो मैंने अलग अलग प्रश्न बनाए हैं, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड, ये सवाल हमने कर लिया था ना, ये वाला सवाल जो पूछा गया था, हाँ कर लिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। अब लोअर करेंगे लोड को तो क्या होगा, तो यहाँ पे लोअर करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोअर करेंगे तो आराम से हो जाएगा, और मतलब कि आप ऊपर करना चाहेंगे तो घुमा रहे हैं, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो। और मतलब कि आप उसको डाउन करेंगे तो ऐसे करेंगे, फुस नीचे गिर गया, समझ गए बात। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि आपको जो लोअर करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इज गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 10 अल्फा बाई 10 अल्फा प्लस 5। तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक जो है वो कैसे गिवन होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्फा जो है वो हेलिक्स एंगल है, और फाई जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक टर्म है पिच, ये पिच बताता है, मतलब दो जो स्क्रू का जो थ्रेड होता है, ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रू जो हेलिक्स जो होती है दोनों के बीच की जो लेंथ होती है वो पिच कहलाती है, ठीक है। और ये दिस इज थ्रेड एंगल, और ये जो आप देख पा रहे हैं हेलिक्स एंगल, ये जो है और इसके बीच में जो आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं हेलिक्स एंगल। समझ गए बात, इसको बोलते हैं रूट और इसको बोलते हैं क्रेस्ट। चलिए तो मैंने पूरा दिखा दिया है एक एक करके, और जो मशीन डिजाइन हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे पिच क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, उसको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट सवाल है एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला केस होगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है स्क्रू जैक का, तो ये होता है ऑप्शन बी, ठीक है, 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है एन आइडियल मशीन इज वन हुज एफिशिएंसी, आइडियल मशीन किसे कहते हैं, जिसका एफिशिएंसी 100% हो उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब इनपुट जितना आपने लगाया आउटपुट ही उतना दे दिया, ठीक है। इनपुट इक्वल टू यदि आउटपुट किसी मशीन का हो रहा है
मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन में लॉस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं आइडियल मशीन, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है लिफ्टिंग मशीन जो हमने यहाँ पे स्क्रू जैक वगैरह बताई, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है, तो आप कितना लोड लिफ्ट कर रहे हो बाय एफर्ट, और कितना अप्लाई कर रहे हो। लोड लिफ्टेड बाय कितना आप एफर्ट लगा रहे हो, मतलब कितना फोर्स आप लगा रहे हो। मतलब एक गाड़ी आप उठा रहे हो तो गाड़ी का वेट बाय आप कितना फोर्स उसमें लगाए, 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी, उसे डिवाइड कर दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो आउटपुट बाय इनपुट कर दीजिए, मतलब कितना आउटपुट निकल रहा है बाय इनपुट कर दीजिए, या वर्क डन बाय मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, ये भी कर सकते हैं, या मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो एम ए बाई वी आर, ये भी आप कर सकते हैं। ऑल ऑफ एबव इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब वेलोसिटी रेशियो क्या है, ठीक है, ये हमने आगे कवर करेंगे। चलिए अगला है वेलोसिटी रेशियो इज द, वेलोसिटी रेशियो है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। मतलब कि जैसे हमने स्क्रू जैक जो घुमाया था यहाँ पे ऐसे, ये जो स्क्रू जैक हमने घुमाया था इधर से एक लीवर लगा के, तो ये जो लोड है, जो आप एफर्ट जो लगा रहे हैं, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, एफर्ट जो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितना रोटेशन ले रहा है बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, कितना ये लोड जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसको आप वाई डिस्टेंस ले लीजिए और इसको एक्स डिस्टेंस ले लीजिए, तो वाई बाई एक्स बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, efficiency, if the efficiency of a lifting machine is kept constant, its velocity ratio is, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज के। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज, तो इक्वल टू हो जाता है, क्योंकि हमने बोला कि क्या हो जाता है, देखिए ये जो मशीन है आइडियल मशीन, उसकी आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाती है। उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो होती है। तो एफिशिएंसी जो है वो आइडियल मशीन की 100% होती है। 100% का मतलब 100/100 मतलब 1 होती है एफिशिएंसी, मतलब 1 इक्वल टू एम ए बाई वी आर होगी। तो इस तरह से आप क्रॉस करेंगे तो एम ए इक्वल टू हो जाएगी वी आर। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल है, इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज, तो एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होता है वेलोसिटी रेशियो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50%, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन। और यदि 50% से ज्यादा एफिशिएंसी है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, अ मशीन विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। मतलब कि आपने एफर्ट लगा दिया, हटा दिया आपने एफर्ट, मतलब एक बार ऐसे करके फोर्स लगा दिया ऐसे और आपने छोड़ दिया, अब वो मशीन अपने आप उठ गई और काम कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। मशीन विच इज कैपेबल डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि आपने एक बार फोर्स लगा दिया, रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप फोर्स लग गया, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। मतलब एक बार आपने स्क्रू जैक से उठा दिया और वो अपने आप डाउनवर्ड यदि हो जा रही है नीचे, अपने आप, आपने नीचे करना नहीं है, यदि आ रही है उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। इसका मतलब स्क्रू जैक रिवर्सिबल है नहीं है, तो स्क्रू जैक जो है इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। नेक्स्ट सवाल है, मशीन विच इज नॉट कैपेबल डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर देन वन आर टू। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन, और इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, एक ही चीज है, दोनों एक ही है, इसलिए हमने बोला मोर देन वन आर टू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, नॉन रिवर्सिबल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो नॉन रिवर्सिबल मशीन को क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, स्क्रू जैक यूज फॉर लिफ्टिंग लोड इज, तो हमने बोला ये नॉन रिवर्सिबल लोड है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उठा दिया तो अपने आप नीचे कर होता है, कभी नहीं होता है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, फॉर अ सेल्फ लोडिंग मशीन लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी, तो हमें पता है कि सेल्फ मशीन है तो आइडियल मशीन तो है नहीं, तो लेस देन 50% होगा। और लॉ ऑफ मशीन, ठीक है, लॉ ऑफ मशीन इज, और यही सवाल पूछा जाए कि एक आइडियल मशीन है तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो ग्रेटर देन 50% होगा। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है, लॉ ऑफ मशीन कहता है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। अब ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, P इक्वल टू एफर्ट अप्लाई है और m एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और W इक्वल टू लोड लिफ्टेड है, C इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट द मशीन फ्रिक्शन को दिखाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसको यदि मैं जूम करूँ, जूम नहीं करूंगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको, यहाँ पे आप लोड लगा रहे हैं, यहाँ से एक फिक्स कांस्टेंट आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सी। ठीक है, और ये आप लोड यहाँ पे लगा रहे हैं, तो लोड और यहाँ पे पी के बीच कितना आप फोर्स लगा रहे हैं,
दोनों के बीच का यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये m एक जो है कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो लाइन ए बी का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थीटा निकालिएगा तो p बाई बी हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है। ठीक है, p बाई बी, तो p और यहाँ पे b, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, p बाई ये w हो जाएगा। तो ये तो आप निकालने का तरीका। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि p इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से और पूछा जाता है सवाल। ठीक है, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1/m होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने सवाल भी लिया। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज 1/m। नेक्स्ट सवाल हमारा, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज 1/m इंटू वी आर।